नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन कोई इस बात पर बात नहीं करता कि ये क्षेत्रीय दल अपने कर्मों से नष्ट होते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने 2017 के दिवाली अंक में इसका विश्लेषण किया है। लेख में भाऊ ने जो कहा है उसे हम उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आजादी के बाद के 5 दशकों तक देश की राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा रहा। देखा जाए तो कांग्रेस का पतन शुरू हुए 2 दशक हो चुके थे। महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि देश को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को यकीन था कि पार्टी आजादी का दावा करके सत्ता हथिया लेगी और राजनीति तरल नहीं रह जाएगी। हालांकि उन्हें राष्ट्रपिता मानने वाली कांग्रेस ने अपने पिता की इसी भूमिका को नकार दिया और पार्टी के रूप में सत्ता पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। बेशक पार्टी पर भी मुट्ठी भर नेताओं का दबदबा था। एकाधिकार हमेशा भ्रष्टाचार को आमंत्रित करता है और धीरे धीरे कांग्रेस का पतन होने लगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये था कि कांग्रेस के पास एक राष्ट्रव्यापी संगठन की रीढ़ थी और अन्य दलों की सभी राज्यों में समान उपस्थिति नहीं थी। स्वाभाविक रूप से नए उभरते राजनीतिक दलों की तुलना कांग्रेस संगठन या नेताओं से नहीं की जा सकती थी। यही कारण है कि 2014 तक कांग्रेस को बराबर की टक्कर देने वाली कोई पार्टी उभर नहीं पाई। लेकिन स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस के छोटे छोटे विकल्प उभरने लगे थे। धीरे धीरे वे जमीन हासिल कर रहे थे और चूंकि कोई राष्ट्रीय पार्टी विकल्प नहीं थी, इसलिए मतदाता भी इन क्षेत्रीय दलों की ओर प्रतिक्रिया देते दिखे। वास्तव में क्षेत्रीय दल किसी दर्शन के बजाय कांग्रेस के स्थानीय विकल्प के रूप में उभर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद के दौर में स्वतंत्र, कम्युनिस्ट, जनसंघ, हिंदू महासभा, समाजवादी, रिपब्लिकन, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी कई वामपंथी, दक्षिणपंथी या मध्य मार्गी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ आगे आई। लेकिन विचारधारा राष्ट्रीय होने के बावजूद उनमें से अधिकांश को क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां तो क्षेत्रीय पहचान से भी जूझती दिखी। संयोग से जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में बहुमत और सत्ता हासिल कर ली थी। 5 साल बाद फिर यही हुआ, लेकिन 1-2 राज्यों में अपवाद भी रहे। दक्षिणी राज्य केरल में 2 प्रगतिशील पार्टियों, समाजवादी और कम्युनिस्ट ने मिलकर कांग्रेस को हरा दिया था। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार वहां सत्ता में आने में सफल हुई थी। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां एक स्वतंत्र पार्टी और कुछ क्षेत्रीय पार्टी ने मिलकर कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। संक्षेप में, कांग्रेस के विकल्प के रूप में क्षेत्रीय पार्टियां अपनी जमीन बना रही थी। कम्युनिस्ट या समाजवादी जैसी पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर बन रही थी, लेकिन उनका नेतृत्व भी क्षेत्रीय स्तर पर ही रहा। कुछ क्षेत्रीय नेताओं के अनुयायी कांग्रेस छोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में खड़े होने लगे थे। ऐसी स्थिति में हारने वाली पार्टियों और नेताओं के पास निराश होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोकसभा या विधानसभा जीतने के बावजूद कांग्रेस को कभी भी वोटों के मामले में निर्विवाद बहुमत नहीं मिला। दूसरी ओर, जब कांग्रेस विरोधी वोट अन्य दलों में बंट जाते थे, तो कांग्रेस विधानसभा या लोकसभा जीतने में सफल हो जाती थी। जब इस बात का एहसास हुआ, तो वोटों के बंटवारे से बचने के लिए विपक्षी दलों को मिलाने का विचार सामने आया। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच घालमेल हो गया। 1967 में समाजवादी विचारक और नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने ये विचार पेश किया कि ऐसे विपक्षी दलों को अपनी अपनी विचारधाराओं को समेटकर एक साथ आना चाहिए और कम से कम मतदाताओं को ये एहसास दिलाना चाहिए कि कांग्रेस अजेय नहीं है। उन्होंने इसे लागू करने का ठोस प्रयास किया और चौथे आम चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की। तब तक कांग्रेस में नेहरू युग की नेतृत्व वाली पीढ़ी भी पिछड़ चुकी थी और अगली पीढ़ी ने पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया था। पार्टी में एकता खत्म हो चुकी थी और पार्टी के भीतर कलह भी शुरू हो चुकी थी।
इसका असर 9 विधानसभा चुनावों में देखने को मिला और उन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि विपक्ष ने वोटों के बंटवारे से परहेज किया। अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के लिए एक साथ आकर चुनाव लड़ना तो आसान था, लेकिन मिलकर सरकार बनाना मुश्किल था। इसीलिए अगले 3-4 साल में ऐसे राज्यों में अराजकता की स्थिति बन गई। किसी भी पार्टी के विधायक मंत्री पद के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने लगे और पार्टी छोड़ने लगे। 2-3 महीने में सरकारें बर्खास्त होने लगी। कुछ विधानसभाएं तो 1-2 साल बाद ही बर्खास्त करनी पड़ी और मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। इस दौरान देश की पहली क्षेत्रीय पार्टी ने अपने राज्य में कांग्रेस का एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वोट बंटवारे से बचने के कारण चौथे आम चुनाव में जिन 9 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उनमें एक राज्य अपवाद था और वह था तमिलनाडु। वहां तमिल अस्मिता पर पलने वाली डीएमके नामक क्षेत्रीय पार्टी ने अपने दम पर कांग्रेस को हरा दिया। वहीं से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं का दबदबा बढ़ा और राष्ट्रीय राजनीति के पतन का दौर शुरू हुआ। एक के बाद एक राज्य में कोई नई क्षेत्रीय पार्टी या स्थानीय प्रभाव वाली राष्ट्रीय पार्टी मजबूत होती गई। बंगाल और केरल में कम्युनिस्ट प्रभावी थे। समाजवादी पक्ष उत्तर प्रदेश में ताकतवर हो रहा था। पंजाब में अकाली दल पार्टी उभरी, जबकि महाराष्ट्र में रिपब्लिकन और फार्मर्स वर्कर्स पार्टी उभरी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक स्वतंत्र पार्टी उभरी। इसमें दर्जनों स्थानीय या क्षेत्रीय दल शामिल थे, जो अपने दम पर राज्य में सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे। इसका कारण क्षेत्रीय पहचान थी। साथ ही कांग्रेस या अन्य राष्ट्रीय दलों के भीतर कलह भी थी। दिल्ली के नेतृत्व के एकाधिकार या जातिगत वर्चस्व के कारण ऐसी सैकड़ों छोटी बड़ी पार्टियां उभरी। उनके बीच वोटों का विभाजन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय रूप से शक्तिशाली दलों के लिए फायदेमंद था। लेकिन इसके कारण राष्ट्रीय दलों के रूप में पहचान बनाकर राजनीति में प्रवेश करने वाली अधिकांश पार्टियों को नुकसान हुआ। उन्हें एक के बाद एक राज्य तक ही सीमित रहना पड़ा। अन्य क्षेत्रीय दलों की मदद से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वोटों के विभाजन से बचने की गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को सफलता का स्वाद चखाया और ऐसे स्थानीय नेता भी अधिक शक्तिशाली हो गए। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के बाद ऐसी पार्टियों को एक साथ लाकर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश की। लेकिन उसमें घुली हुई पार्टियां अपनी पहचान नहीं भूल पाईं और जल्द ही कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी के रूप में पुनर्जीवित हो गई। उसके बाद कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की पारिवारिक जागीर बन गई और उसका राजनीतिक पतन अपरिहार्य हो गया। इंदिरा और राजीव गांधी की हत्याओं ने कांग्रेस को दूसरा जीवन दिया और आधी जनता प्रयोग के पतन ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बाद पहले के मजदूर वर्ग की जनसंघ और आज की भाजपा ने वैकल्पिक राष्ट्रीय पार्टी बनने का प्रयास किया और अब वो सफल हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रृंखला का दूसरा भाग कल प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।